सोचिए कि एक दिन आप पार्क में टहलने के लिए निकले और अचानक कुछ ऐसा दिख जाए जो आपकी नज़र में इस दुनिया का नहीं है, लेकिन कोई आप पर यकीन करने को तैयार नहीं, तो आप उनसे क्या कहेंगे? आपने क्या देखा? क्या लोग आपका विश्वास करेंगे? खैर, खुशी की बात तो ये है कि आप अकेले ऐसे नहीं जिन्होंने दूसरी दुनिया की अजीब चीज देखी है। असल में पूरे इतिहास में अब तक कई ऐसी चीजें मिली जो अजीब हैं और जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। ओपार्ट यानी आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट, ये शब्द दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर पाए जाने वाले प्री हिस्टोरिक चीजों पर लागू होता है, जो कि उनके टेक्नोलॉजी के लेवल को देखते हुए फिजिकल, केमिकल या जियोलॉजिकल सबूतों के आधार पर उनकी निर्धारित उम्र के साथ पूरी तरह से मेल नहीं खाते। ओ पार्ट्स अक्सर साइंटिफिक दुनिया के लिए निराशाजनक होते हैं और अल्टरनेटिव साइंटिफिक थ्योरीज में रुचि रखने वाले इन्वेस्टिगेटर्स और बाकी इंसानों को ये पसंद आता है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। 1991 में रशिया के कोजिम नारादा और बेलबेनियो नदियों के किनारे पाए गए बेहद छोटे कॉइल शेप्ड आर्टिफैक्ट्स की मौजूदगी ने एक ऐसे बहस को जन्म दिया जो अब तक जारी है। इन बने हुए कॉइल्स को शुरू में यूरल माउंटेन्स में सोने के एक्सट्रैक्शन से जुड़े जियोलॉजिकल रिसर्च के दौरान खोजा गया था। इन टुकड़ों में कॉइल्स, स्पाइरल्स, शाफ्ट्स और दूसरे अज्ञात घटक शामिल थे। इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में जो रहस्यमय बात थी वो ये थी कि ये 20,000 से 3,18,000 साल पुराने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में 10 से 40 फीट की गहराई पर पाए गए थे। तो क्या ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 3 लाख साल पहले नैनो तकनीक विकसित करने में सक्षम कोई संस्कृति रही होगी? सिटीवकार में रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक विश्लेषण के मुताबिक पाए जाने वाले सबसे बड़े टुकड़े ज्यादातर कॉपर के होते हैं, जबकि सबसे छोटे टंगस्टन और मिलिब्डेनम से बने होते हैं। मिलिब्डेनम नाम याद रखें, क्योंकि बिंदुओं को कनेक्ट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यही से चीजें और अजीब होती है। इन आर्टिफैक्ट्स का आकार ये बताता है कि वे बनाए हुए हैं, ना कि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु के टुकड़े हैं। असल में वे कंटेम्प्रेरी नेटो टेक्नोलॉजी की तरह छोटे कंपोनेंट्स में मिलते जुलते पाए गए। कुछ लोगों ने ये तर्क दिया कि ये छोटे स्ट्रक्चर्स सिर्फ टेस्ट रॉकेट्स द्वारा पीछे छोड़े गए मलबे हैं, जिसे पास के स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था। हालांकि मॉस्को इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में बताया गया कि वे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग से आने के लिए बहुत पुराने हैं। इसके अलावा मॉस्को में सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रेशियस मेटल्स ने निष्कर्ष निकाला कि हजारों साल पुराने होने के बाद भी कंपोनेंट्स टेक्नोलॉजिकल ओरिजिन के हैं। सभी चीजें निर्मित दिखी क्योंकि किसी भी तरह की प्राकृतिक प्रक्रिया उनके निर्माण को नहीं समझा सकती है। 1 लाख साल पहले इंसान तकनीकी रूप से इस हद तक कैसे विकसित हुए कि उन्होंने उन्हें अनजान बने रहने में मदद की। क्या ये राज इस बात का सबूत है कि इंसान पहले के मुकाबले तकनीकी रूप से ज्यादा एडवांस्ड है, या ये चीजें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कांटेक्ट या उनकी मौजूदगी का सबूत है? जवाब जानने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1947 जब अपने मिड लाइफ में था, तब अजीब सी चीजें आसमान में दिखने की खबरें दुनिया भर में चल रही थी। विलियम ब्रेजिल नाम का एक खेती करने वाला रोजवेल से 75 मील दूर में न्यू मैक्सिको में एक दिन जब जगा, तब उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की। उनके खेत में रबर स्ट्रिप्स, टीन फॉइल, सख्त कागज और डंडों से बने चमकीले मलबे का एक बड़ा क्षेत्र उन्होंने देखा। अपनी पत्नी और बच्चों की मदद से उन्होंने रोजवेल के शेरिफ को संचित मलबे का डिब्बा सौंप दिया। जल्द ही रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने घोषणा की कि स्थानीय विलियम और चार्ल्स काउंटिंग के शेरिफ ऑफिस की मदद से डिस्क पर कब्जा करने में वे सफल रहे। मेजर जैसे मार्सेल ग्रुप के इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, जिन्हें घटनास्थल पर भेजा गया, जिनको मलबे का बॉक्स लेकर इसे हायर अथॉरिटीज के पास जमा करना था। रास्ते में उनके मन में बॉक्स को खोलकर देखने की इच्छा हुई। उन्होंने एक बॉक्स निकाला। गार्जिन ने बाद में रिपोर्ट की कि उसने जो पाया वो मार्किंग्स जैसे चिन्ह थे। हालांकि सेना ने जल्द ही हस्तक्षेप किया और कहानी को खारिज कर दिया, ये दावा करते हुए कि ये क्रैश्ड वेदर बलून्स का मलबा था। इतना ही नहीं, मार्शल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलबे के साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए भी कहा गया
और वही मामला बंद, या सभी ने यही सोचा? 1978 में तेजी से आगे बढ़ते हुए न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, ऑथर और यूएफओ रिसर्चर सैंटन फ्राइडमैन ने मार्शल का इंटरव्यू लिया। तब उन्होंने कहा कि 31 साल पहले की गई खोज इस दुनिया से नहीं थी और सरकार ने उन्हें चुप रहने का आदेश दिया था। अब मुझे पता है कि रोजवेल घटना के आसपास कई थ्योरीज है और इसमें मेरा जो हिस्सा है वो मैं नहीं दे रही। रोजवेल घटना पर वापस जाने की वजह है मिलिब्डेनम। ये वो मटेरियल है जो रोजवेल में मिले धातु के टुकड़ों में थी। नासा इस मजबूत एलिमेंट का इस्तेमाल अपने स्पेस क्राफ्ट में करता है, लेकिन हमारी तकनीक बहुत नई है। ऐसे में ये आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड कॉइल 1000 साल पहले कैसे बने? क्या मानव बुद्धि की शुरुआत से पहले रोजवेल जैसे कई इंसिडेंट्स हमारे ग्रह पर हो चुके हैं? अगर ये चीजें मूल रूप से एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है तो दो बातें जरूर होंगी। या तो वो इंसानों को टेक्नोलॉजी देते हैं या एडवांस एलियन रेस से निकाले गए, या फिर क्या ऐसा है कि हम ये ग्रह उनके साथ शेयर कर रहे हैं जो हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सभ्य है। कुछ ने ना सिर्फ इसका दावा किया बल्कि कुछ ने तो उनसे मिलने का दावा भी किया, लेकिन सिर्फ सरकार की वजह से वे चुप है। रिचर्ड एवलिन बेयार्ड जूनियर एक अमेरिकी नौसेना अधिकारी और खोजकर्ता थे। उनको वीरता के लिए यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान मेडल ऑफ ऑनर भी मिल चुका है। इसके अलावा वे अग्रणी अमेरिकन एविएटर, पोलार शोधकर्ता और पोलार लॉजिस्टिक्स आयोजक भी थे। एयरक्राफ्ट फाइट्स जिनमें उन्होंने नेविगेटर और अभियान नेतृत्व के रूप में काम कर अटलांटिक ओशन को पार किया। बेयार्ड नॉर्थ और साउथ पोल पर हवाई रास्ते से पहुंचने वाले पहले इंसान हैं। उन्हें अंटार्कटिका के सबसे बड़े निष्क्रिय ज्वालामुखी माउंट सिडली की खोज के लिए भी जाना जाता है। उनको उनकी हर खोज के लिए पहचाना जाता है सिवाय एक के, और वो है अंटार्कटिका के तहत आने वाला एक प्राचीन शहर। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का वक्त मैकेनिकल खास तौर पर एज ऑफ अंटार्कटिका एक्सप्लोरेशन की शुरुआत का प्रतीक है। पोलार ऑपरेशन के लिए एयरक्राफ्ट, एरियल कैमरास, रेडियोस और मोटर ट्रांसपोर्ट में युद्धकालीन विकास को अनुकूलित किया गया था। इस दौरान कई रहस्यमय अज्ञात उड़ने वाली चीजों को देखा गया था। हालांकि हिरोशिमा और नागासाकी के जापानी शहरों पर परमाणु बमों के विस्फोट के बाद आधुनिक यूएफओ देखे जाने की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। ये कुछ ऐसा था जैसे हमने कुछ प्राचीन एडवांस प्राणियों को छेड़ दिया और वे लगातार हम पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन ये जीव कौन है और क्या वे दूसरी दुनिया से हैं? क्या वे इस ग्रह को हमारे साथ शेयर करते हैं और मानवता के उभरने से बहुत पहले से क्या वो यहाँ रह रहे हैं? बेयार्ड कई एक्सप्लोरेशंस पर पहले थे, लेकिन विश्व युद्ध के बाद सरकार ने उन्हें अंटार्कटिका की सबसे बड़ी खोज के लिए भेजा, जिसके बाद उन्होंने साउथ पोल के लिए इस टॉप सीक्रेट मिशन पर 4000 से अधिक सैनिकों, युद्धपोतों और विमानों की कमान संभाली। इस मिशन को ऑपरेशन हाई जंप नाम दिया गया, जो 4 महीने तक चला। ये मिशन एक बड़ी सफलता थी। उन्होंने लगभग 1/4 अंटार्कटिक तट की खोज की, जो पहले कभी नहीं देखी गई। इसने साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए महाद्वीप के आंतरिक भाग को भी खोल दिया। हालांकि तीसरे महीने में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी, और इसे आज भी सरकार कथित रूप से लोगों से छुपाकर रखे हुए है। एडमिरल बेयार्ड ने पृथ्वी के नीचे एक क्रिस्टल शहर की खोज की, लेकिन सरकार ने इस जानकारी को दबा दिया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे को उनकी डायरी का पता चला, जिसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया था। उड़ते समय उन्होंने साउथ पोल के माध्यम से एक अंडरवर्ल्ड पृथ्वी की खोज की। एक एक्सप्लोरर होने के नाते वे अंदर भी गए। जब उन्होंने हरे भरे जंगल देखे तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये शहर क्रिस्टल से बना शहर था। अचानक बेयार्ड को महसूस हुआ कि उनका एयरक्राफ्ट अब उनके कंट्रोल में नहीं रहा। अचानक से कई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स उनके सामने आए जो आसानी से हवा में उड़ रहे थे। ये उड़ने वाली डिस्क उन्हें उस स्थान पर ले गई जहां वो एक प्राणी से मिले। अपनी डायरी में उन्होंने उस जीव को गुरु कहा, जो मनुष्य के काम से बहुत निराश थे। उन्हें डर था कि मानवता उस ग्रह को नष्ट कर देगी जो उनका भी घर है। हालांकि एक्सपर्ट्स इस पर विश्वास करने से इनकार करते हैं। तो कुछ लोगों का ये तर्क है कि कई देशों का बेस पोल्स पर होने के पीछे कुछ तो वजह जरूर है। आपको क्या लगता है?
ये ओपार्ट्स आखिर है क्या? क्या कभी हम उसके मूल को खोज पाएंगे? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।